बीजेपी की अपने अकेले दम पे 370 तो नहीं आ सकती है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। 370 बीजेपी के अपने दम पे नहीं आएगी। बीजेपी क्या वाकई में सीटों में बढ़त हासिल कर लेगी? नंबर के हिसाब से दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर नंबर एंड वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। शांत किशोर जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि वो 370 सीटें लाएंगे अपने बीजेपी अकेले दम पे, और एनडीए जो है पूरे मिलाकर के 400 प्लस सीटें जीतेंगे। तो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर बीजेपी क्या 370 अचीव कर पाएगी, और अगर बीजेपी 370 सीटें जीत भी जाती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के अपने अकेले दम पे 370 तो नहीं आ सकती है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। 370 बीजेपी के अपने दम पे नहीं आएगी। वो सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, 300 से ज़्यादा सीट आ सकती है, शायद आ भी जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जिसको इसमें अब रुचि नहीं रह गई है कि बीजेपी को 330 आएगा कि 350 आएगा कि 310 आएगा। जो बीजेपी का कार्यकर्ता वर्कर है, ऑफ कोर्स दे वांट टू reach that level, then celebrate it, do some thumb chesting if needed. But जो कॉमन लोग हैं उनकी सोच है कि अगर इतने बड़े मैंडेट से तीसरी बार सरकार को जीत के आ रही है, उसके बाद क्या होगा। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो सोच रहे हैं भैया देश में अब पहली बार अब आमूल चूल परिवर्तन आएगा। वो अपने ही तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मोदी जी ने खुद भी कहा बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई अब बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ, तो देश का हर वर्ग जो कि इन बातों को समझता है या को रिलेट कर पा रहा है, वो अपने अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं भैया अब देखना सही में मोदी राज आएगा, सही में चेंज आएगा, वट एवर इट मीन्स। दोज हु आर अपोज टू हिम आइडियोलॉजिकली और अदरवाइज, दे आर इक्वली वरीड एंड एंक्सियस कि भाई बड़े निर्णय का मतलब क्या है। तो आप सुन रहे हैं कोई कह रहा है भाई संविधान बदल दिया जाएगा, कोई कहेगा देश में लोकतंत्र बचे। ये ज्यादा लोग उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं घरों में मेरी समझ से। और उनके लिए वो जरूरी है समझना कि भाई इतने बड़े मैंडेट से जब तीसरी बार कोई जीत कर आएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सरकार को कैसे, क्योंकि ये हिस्टोरिक घटना इस सेंस में है कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार हो रहा होगा। नेहरू जी तीसरी बार लगातार जीत कर आए थे। उसके बाद से कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता 3 बार लगातार इंक्रीमेंटल वोट से जीत कर नहीं आया। इंक्रीमेंटल क्या, 3 बार लगातार कोई जीता ही नहीं है। तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी के नजरिए से भी आप देखें बड़ी घटना है। तो पीपल आर वरीड, हैप्पी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, कि भाई ये जब हो रहा है तो इसके बाद कुछ तो होगा जो रूटीन नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर us as a country, as a citizens to understand and talk about, rather than कि उनको 310 आएगा कि 330 आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई पार्टी 270-72 सीटों से ऊपर आ भी जाती है, मैंडेट से ऊपर उसका मैंडेट मिल जाता है, तो फिर इस बात का मतलब नहीं रह जाता लोगों के लिए कि 370 आए या 400 सीटें आए या 500 सीटें आती है, उससे आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार पूरी मैंडेट के साथ आ रही है तो इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो 300 लेके आएँ या 400 लेके आएँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन प्रशांत जी, आपने इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे बहुत दिनों काम किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या वाकई में सीटों में बढ़त हासिल कर लेगी, और उसके वोट प्रतिशत क्या वाकई में बढ़ने वाले हैं, इस पर आपकी क्या राय है? बीजेपी की अपनी टैली मुझे लग रहा है कि एक नंबर के हिसाब से दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर नंबर एंड वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। Okay. So if I'm an election observer, I would pay more attention to BJP's how they are fighting and what is happening to them and their vote share in east and southern India. I always say, अगर मतलब बीजेपी के 10 साल के डोमिनेंस के बाद भी the states which constitutes east and southern India roughly about 220 seats, starting from Bihar, add that to Bengal, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो स्टेट है दे रफली अकाउंट फॉर 220 सीट्स। और इसमें बीजेपी अभी तक 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। बहुत लोगों को लगता है बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बिहार 17, बेस्ट तो नहीं, सेकेंड बेस्ट था,
2014 में इससे ज़्यादा सीट जीते थे. Despite their best performance in Bengal and Odisha and Telangana, they couldn't cross 50. But my guess is this time they are crossing 50 in this area. They will significantly add number of seats in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number one in Odisha for sure. They could be very well number one in Bengal. You would be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number one party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number one because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than anyone. अच्छा प्रशांत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे मोदी और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बड़े निर्णय होंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन इवन की पार्लियामेंट में कहें कि बड़े निर्णय के लिए आप लोग तैयार रहिए, इस टर्म में हम बड़े निर्णय करने वाले हैं. तो आप इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसा कि पिछले 10 साल में उन्होंने जो काम किया है और अभी जो वो कह रहे हैं कि आने वाले दिन में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं. तो आम आदमी को इस बात से क्या समझ आता है और आम आदमी इस बात को लेकर के क्या ऑब्जर्वेशन और क्या राय रखता है, इसके ऊपर आपका क्या थिंकिंग है? More he talks about these things, and starting from his statement in Parliament when he said कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए, then in RBI meeting he said something. It has been repeated time and again. Make no mistake, on the ground for a common person, कोई चाय का दुकान वाला है, पान की दुकान वाला है, सामान्य आदमी है, किसान है, स्टूडेंट है, they are interpreting, analyzing, or I would say rather trying to come to terms with what it means for them. जब आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाला है, जब आपने कहा, तो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन अलग है और किसान के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है, गृहिणी के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है. हर आदमी अपने अपने तरीके से उसने एनालाइज किया एंड एक्सपेक्ट किया कि मेरे लिए अच्छे दिन ऐसे आ जाएंगे. उसी तरीके से बड़े निर्णय का मतलब क्या है? एक अगर किसान ये समझ रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे, हमारी बेहतरी होगी, तो किसानों का एक बड़ा वर्ग एंक्सस भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वो लॉज जिसके खिलाफ हम लड़े हैं उसको लाया जाएगा. अगर एक वर्ग है जो कि ये समझता है कि 370 जैसे बड़े निर्णय होंगे, तो एक वर्ग है जो डरा भी हुआ है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप मथुरा काशी को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले. अच्छा प्रशांत जी, आप ये बताइए कि जैसे कि 2014 में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं तो कांग्रेस को 44 सीटें मिलती है और दूसरे टर्म में 2019 में कांग्रेस 54 पे जाकर सिमट जाती है. तो भारत का जो विपक्ष है वो इतना कमज़ोर है कि वह इस सत्ता के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा, ना ही वो इसके खिलाफ अपना स्टैंड सही से ले पा रहा और ना ही वो पार्लियामेंट में अपना स्टैंड सही से रख पाता है. तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? बस कि मतलब इंडिया में ऑपोजिशन कभी, विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है. विपक्षी पार्टियां कमज़ोर हो सकती हैं, विपक्षी फॉर्मेशन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन देश पूरा आपके साथ हो गया है, उसके लिए 50% वोट अभी तक किसी को नहीं आया है. एंड आई थिंक the strength of the present BJP leadership is that they are quite cognizant of this. That's why to many people they appear relentless to increase from 38, 31 to 38. Now they are aiming for 50. उनको पता है कि जिस देश में करीब करीब 600-700 मिलियन लोग आज भी $1 a डे नहीं कमा रहे हैं, वहाँ अपराइजिंग कब किस बात पर हंगामा शुरू हो जाए कोई जानता नहीं है. तो यू शुड नेवर से कि भैया अब तो बस कोई बचा नहीं देश में, अब तो कोई विरोधी नहीं बचा, कोई डिसेंटर नहीं बचा. ऐसा नहीं संभव है. ऐसा इसलिए आपको लगता है कि यू आर डीलिंग लार्जली विथ पीपल हु आर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और वेल ऑफ. उनके मन में डर ज़्यादा होता है. मुझसे किसी ने पूछा कि मतलब वेयर इज़ द होप एंड वेयर इज़ द डिस्पेयर. तो होप ये है कि जो हैव नॉट्स हैं इस कंट्री में वो नहीं डरे हुए हैं, वो नहीं डरते किसी से. उनकी ज़िंदगी इस लेवल पे है कि वो डरते किसी से नहीं है.
आप गांव में चले जाइए, आप लोग तो खुद आपका एक्सपीरियंस होगा, कैमरा लगाओगे, साधारण आदमी किसी भी नेता के खिलाफ अगर उसका मन है तो बोल देगा, वो डरता नहीं है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट से वो बात आपको बुलवानी है तो वो नहीं बोलेगा। तो जो वास्ट मेजॉरिटी है अभी उसको आप स्टीम रोल नहीं कर पाए हैं और कोई कर नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट। प्रशांत जी, आपने मोदी जी की तुलना इंदिरा गांधी से की, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक था? मतलब उनसे आपने कंपेयर करा तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही थी? नहीं, मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से करने के पीछे जो सोच है कि मोदी आज भाजपा के लिए वही हैं जो 70s में इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए थी। संगठन हो न हो, कैंडिडेट अच्छा हो न हो, गवर्नेंस से लोग खुश हो न हो, इंदिरा जी उनके नारे, उनके चेहरे पर लोग कांग्रेस को वोट देते थे। आज जो बीजेपी की स्थिति है टू दैट एक्सटेंट कि संगठन हो न हो, लोग एमपी कैंडिडेट से नाराज हो, खुश हो, काम वहां हुआ हो न हुआ हो, उनकी अपनी जिंदगी बदली हो न बदली हुई हो, वोट मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। टू दैट एक्सटेंट आई हैव कंपेयर्ड, आई हैव नॉट कंपेयर्ड इन टोटलिटी। अच्छा प्रशांत जी, कांग्रेस का जो डाउनफॉल हुआ है या डिक्लाइन हुआ है, जो लगातार डाउनफॉल हो रहा है कांग्रेस के साथ, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये राहुल गांधी के आने के वजह से डिक्लाइन हुआ है या डाउनफॉल हुआ है, या इसके पीछे क्या, मतलब आपका क्या अनुभव है इसके पीछे का? कि अगर आप कांग्रेस के डिक्लाइन को समझने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस का डिक्लाइन इज नॉट सेम एज पीपल से कि राहुल गांधी के आने से खराब हो गई कांग्रेस। कांग्रेस का जो डिक्लाइन है वो शुरू हुआ व्हेन कांग्रेस पीक्ड इन 1984 एंड देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ लेसन व्हिच बीजेपी एंड देयर लीडरशिप और देयर सिंपथाइजर्स शुड टेक फ्रॉम इट। कि कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ 1984 में, जब उनको 400 से ज्यादा सीट आ गई और बीजेपी को 2 सीट आ गया। उनको लगा अब देश में कोई है ही नहीं, जो हम हैं, हमने जो कह दिया वही रूल है, हमने जो कह दिया वही ठीक है। 1984 के बाद से आज तक कांग्रेस इस देश को जीत नहीं पाई है। 40 बरस हो गए, 15 बरस इन बिटवीन कांग्रेस बीच में सत्ता में रही, लेकिन 5 बरस नरसिम्हा राव जी की सरकार माइनॉरिटी की सरकार थी और 2 बार यूपीए 1 और यूपीए 2 में कोalition की सरकार थी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कांग्रेस का जो डिक्लाइन है 1989 में, हम लोग सब कहते हैं कांग्रेस हार गई चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 198, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, 198 सांसद जीत कर आए थे। हम और आप, इतिहास हर जगह ये कहता है भी कांग्रेस हार गई 1989 में। 2004 में कांग्रेस के 142 सांसद जीत कर आए। हम आप कहते हैं भैया सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई, लेकिन कांग्रेस एज ए पार्टी का तो डिक्लाइन हुआ भाई। 198 लेकर आप हारे हुए माने गए और 142 लेकर समाज ने आपको विजेता घोषित कर दिया। तो व्हेन यू प्लॉट द डेटा ऑफ कांग्रेस जर्नी, द डिक्लाइन इज सेकुलर, देयर वोट शेयर, देयर नंबर ऑफ सीट्स। कोई आपको बोलेगा नहीं 2009 में 1 लोकसभा में बढ़ गया था, दैट्स देयर। लेकिन अगर आप कांग्रेस का वोट शेयर देखेंगे, नंबर ऑफ असेंबलीज को देखेंगे जहां वो नंबर 1 या नंबर 2 रहे हैं अक्रॉस कंट्री, इट इज अ सेकुलर डिक्लाइन 40 years। दैट टेल्स यू कि इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल। कहीं ना कहीं कांग्रेस की फॉर्मेशन में देयर इज एन स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन द वे पार्टी हैज बीन स्ट्रक्चर्ड, द वे दे फंक्शन, the way they connect with people, the way they do their outreach, the way they reward their workers। जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तो आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे ऊपर, चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी के जगह किसी दूसरे को लाओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि रीजन ऑफ डिक्लाइन इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज सम टेम्पररी, सम एग्जीक्यूटिव मेजर। अच्छा भाई प्रशांत किशोर को ले आओ, ये चुनाव जिता देंगे, तो पहले तो जिता नहीं सकते, और अगर जिता भी दिए तो भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला है। सो प्रशांत जी, बीजेपी खास करके और जितनी भी सारी पार्टियां हैं विपक्ष की, उन पर ये आरोप लगाती है कि वो परिवारवादी पार्टियां हैं। तो क्या ये परिवारवाद भी एक मुद्दा है और इसका आम लोगों पे क्या इम्पैक्ट है? क्या आम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल कैरियर पे, और ये आरोप कितना सही है और ये कितना इम्पैक्टफुल है, इसके बारे में आपका क्या राय है? लोगों के नज़रिए से दम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कांग्रेस ज़्यादा परिवारवादी है कि राजद है कि सपा है कि बीजेपी है, वो तो तू मैं की बात है। लेकिन अगर आप पब्लिक के नज़रिए से देखें
तो लोगों में जरूर ये बात है कि अगर आप यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम, तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। इन टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकंड करने की मैं जो बात कह रहा हूं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप देख लो जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। लास्ट सपा कब जीती थी? जब मुलायम सिंह यादव उसके लीडर थे, अखिलेश यादव उसके एक चेहरा थे। जब से नेताजी नेता नहीं हैं उसके बाद से चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अखिलेश जी अकेले लड़े हों, किसी गठबंधन में लड़े हों, कभी उनको सफलता नहीं मिली। तो ये दिखाता है कि सपा और सपा के नेताओं ने उनको नेता मान लिया है। यूपी की जनता कब मानेगी उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। लालू यादव के लड़के हैं तेजस्वी यादव, तो राजद के लोग उनको नेता मान लेंगे, लेकिन बिहार के लोगों ने उनको अपना नेता मान लिया ऐसी बात नहीं है। सेम चीज लागू होती है, वो चाहे आप स्टालिन के लड़के हैं या गांधी परिवार के लड़के हैं। अगर आप तो परिवारवाद कहीं ना कहीं आप जनता अपने आप उसको रिजेक्ट करते हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा तू मैं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा भी तो वही कर रही है। और भाजपा थोड़ी सी बेहतर आपको इसलिए दिखती है कि अभी वो नए नए सत्ता में आए हैं, उनका सेकंड जनरेशन है, वो तो अब आएगा ना। तो वो प्रेशर तो अब बिल्ड होना शुरू होगा। पहले आपके नेता थे ही नहीं, आपके बाबूजी उतने बड़े थे ही नहीं, तो आप तो सेल्फ में नहीं दिखेंगे। अब वो समय आएगा कि नेक्स्ट 10, जैसे आप देखिए बहुत सारी बातें जो भाजपा ने कहा चाल चरित्र चेहरा को लेकर, जब वो सत्ता में आए हैं तो वो सब कुछ डाइल्यूट होता दिख रहा है। तो वंशवाद को लेकर भी भाजपा एक्चुअली वेदर दे आर एबल टू वॉक द टॉक और नॉट, वी शुड सी इट इन नेक्स्ट 5 or 10 years व्हेन देयर 2 generations हैव एन अपॉर्चुनिटी एंड वी वांट टू सी कि भाई कौन सा नेता है जो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बढ़ाऊंगा। तो प्रशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टियां भले ही किसी को अपना चेहरा मान ले, अपना उत्तराधिकारी मान ले, लेकिन क्या वो लोग मान रहे हैं, इसमें कितना सही है और नहीं है, ये कितना इम्पैक्टफुल है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बात से हम कम्प्लीटली एग्री करते हैं। सो प्रशांत जी, चूँकि मैं भी बिहार के पूर्वी चंपारण से हूँ, तो आप अभी जैसे बिहार के लिए एक जन सुराज कैंपेन कर रहे हैं, इससे मैं काफ़ी खासा प्रभावित हूँ। तो इसको आप मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इसके ऊपर मतलब आपका क्या थॉट है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अभी ये है कि मैं 10 साल यूएन में था, 10 साल मैंने यहाँ आकर पॉलिटिकल फील्ड में काम किया, जिसको आप लोग चुनाव प्रबंधन या राजनीतिक रणनीतिकार वगैरह कहते हैं। अब मैंने 20 साल में जो भी मेरा अनुभव रहा है, मेरा एस्पिरेशन ये है कि सबको समेट के ले जाकर मैं अपने राज्य बिहार में वो काम करूं जिससे अगले 10 साल में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। टुडे बिहार इज द मोस्ट डिप्राइव्ड, पुअरेस्ट, मतलब सबसे गरीब, पिछड़ा, शिक्षित, बेरोजगार राज्य इस देश में अगर कोई है तो बिहार है। मैं अपना जीवन का 10 साल, 12 साल, 15 साल अब उस चीज़ के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि बिहार में वो व्यवस्था बनाऊँ जिससे बिहार अगले 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्य में शामिल हो। मेरा एस्पिरेशन वो है, और उसी के लिए मैंने अब ये सारे काम छोड़कर मैं अब 2 साल से बिहार में ही रहता हूँ, वहाँ गांव-गांव घूमता हूँ, गांव में ही सोता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ, और मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो साथ में आकर
वो एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म फॉर्मेशन बना सकते हैं जिससे कि ये परिवर्तन लाया जा सकता है। आप ये कह रहे हैं कि जन स्वराज को अभी मतलब एज ए पार्टी डिक्लेयर नहीं करा है, बस वो एक जन भावना से और लोगों से बातचीत करने का एक जस्ट माध्यम है। तो आप पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि मतलब बिहार के जो भी लोग हैं उसको अवेयर कर सके, आप उसको जागरूक कर सके। तो मीन्स कि आप जन स्वराज को किसी ना किसी दिन आप पार्टी जरूर बनाएंगे। तो मतलब आप एज ए पॉलिटिशियन कब ज्वाइन करने वाले हैं और इसके ऊपर आपका क्या राय है? जिस दिन हमने पदयात्रा या कंसल्टेशन या लोगों से मिलने का ये अभियान पूरा कर लिया तो उसका एक स्टेटेड लक्ष्य है कि लोग मिलकर पार्टी बनाएं। तो पार्टी बनेगी, उसके बाद जब पार्टी बनने के बाद जो भी इलेक्शन होगा, विधानसभा हो, लोकसभा हो, मुखिया का हो, सारे चुनाव लड़ेंगे। तो मेरी जो भूमिका है वो कुम्हार की है। कुम्हार समझते हैं जो लोग घड़ा बनाते हैं, तो मेरी भूमिका है कुम्हार की। मैं बिहार में घूमकर वो मिट्टी और चाक ढूंढ रहा हूँ जिससे कि अच्छा घड़ा बनाया जा सके। घड़ा जो है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर अच्छी मिट्टी ना हो, चाक ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता। So that will be like a king maker. मेरी भूमिका ये है कि अच्छी मिट्टी और चाक मिले, फिर मैं उसको थोड़ा सहारा दूं ताकि वो घड़ा बन सके। अब आपको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई बहुत अलग काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था, बिल्कुल नहीं। मैं काम वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। पहले यही काम मैं दलों, नेताओं और पार्टियों के लिए करता था। उनको जाके बताता था कि आप अपने संगठन को और कैसे इफेक्टिव बनाइएगा, कैसे आपका बूथ लेवल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायत यूनिट कैसी होनी चाहिए, आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे अपना आउटरीच करना चाहिए। यही काम मैं अब कर रहा हूं, लेकिन दलों और पार्टियों के बजाय मैं अब यह काम सीधे जनता को बता रहा हूं। तो ये आपको थोड़ा क्योटिक दिख रहा है, वो कैनवस बड़ा हो गया है, थोड़ा क्योटिक दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगले 1-1.5-2 साल में जो मैं अभियान चला रहा हूं, इसी से मेरा अपना विश्वास है कि समाज से वो लोग ढूंढ कर निकाले जा सकते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी मिलकर बनाए और एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण कर सके। So you favor a caste census? कास्ट सेंसस होने से पर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ये नेशनल मुद्दा होना। दोस्तों हमारे साथ थे अभी प्रशांत किशोर जी और उनसे काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई और स्पेशली थैंक्स करूंगा प्रशांत जी को इस बात के लिए कि वो बिहार के लिए और ख़ास करके हमारे बिहार के लिए, जहां से हम बिलोंग करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए वो जन स्वराज कैंपेन को चला रहे हैं और शायद बिहार के तरक्की में अपना अच्छा योगदान देने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको सफलता मिले। मैं ऐसी कामना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद।